नमस्कार साथियों। आज हम 24 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका पेपर हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602192 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और ये भी होता है ऋण आवेशित यानी ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का पूछे तो 1.602192 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋण आवेशित। यदि प्रोटॉन का पूछे तो प्रोटॉन का होता है धनात्मक। मान यही रहता है 1.602192 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है ये। तो ऑप्शन में देखो किसमें है ये, देखो डी ऑप्शन में। देखो ये 3 अंकों तक ही दे रखा है, यानी 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कई बार 1.6 भी दे रखा होता है, वो भी सही होता है जब एक्चुअल मान ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है। यानी प्रश्न में क्या दे रखा है, समय दे रखा है, धारा दे रखी है और आवेश का मान पूछा है। देखो क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि 1 मिनट यानी समय दे रखा है t बराबर है 1 मिनट, या इसे हम 60 सेकंड कह सकते हैं। तो t बराबर दे रखा है 1 मिनट या 60 सेकंड कह सकते हैं, तथा I यानी धारा का मान क्या दे रखा है 10 एम्पियर। I बराबर है 10 एम्पियर। तो कितने कूलाम चार्ज प्रवाहित होगा, आवेश पूछा है, Q का मान पूछा है, Q बराबर क्या होगा। तो देखो सूत्र क्या होता है, आवेश यानी Q बराबर होता है I इंटू टी। I का मान क्या है 10 एम्पियर, T का मान क्या है 60 सेकेंड, कितना हो गया 600 कूलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 कूलाम। किस में है, ई ऑप्शन में। देखो तो राइट आंसर हो गया ई 600 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, भूरे, हरे, धूसर, चमकीले लाल रंग का प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी एक प्रतिरोधक है जिसका कलर कोड दे रखा है, यानी कलर कोड दे रखा है और इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखो प्रथम पट्टी का रंग क्या बता रखा है, भूरा यानी ब्राउन। कलर कोड इसका क्या क्या है, देखो ब्राउन। दूसरा कलर क्या दे रखा है, हरा यानी ग्रीन, ग्रीन। अगला दे रखा है दूसर यानी स्लेटी रंग यानी ग्रे, ग्रे। अगला दे रखा है चमकीला यानी सिल्वर, और अगला है रेड लाल। तो इसका मान क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 पट्टी में है। 5 पट्टी में है तो प्रथम 3 पट्टी इसका अंक होगा, चौथा गुणांक होगा, 5वीं सहन सीमा होगी। ब्राउन का अंक क्या होगा, यदि प्रथम पट्टी का रंग ब्राउन है तो ब्राउन का अंक होता है 1। ग्रीन द्वितीय पट्टी का रंग ग्रीन है तो इसका अंक हो गया 5। ग्रे है, ग्रे का क्या हो रहा है 8। सिल्वर यानी इसका गुणांक सिल्वर का कितना होता है 0.01, या 10 की घात माइनस 2 भी कह सकते हैं, तो 0.01। रेड की सहन सीमा क्या होती है प्लस माइनस 2%। तो इसका मान क्या हो गया 158 इंटू 0.01 ओम प्लस माइनस 2%। अब 158 को 0.01 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1.58 ओम प्लस माइनस 2%। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1.58 ओम प्लस माइनस 2%। अब इसमें टॉलरेंस नहीं पूछे, डायरेक्ट मान ही पूछा है, तो मान क्या हो जाएगा
यानी 1.58 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.58 ओम। किस में है? ए ऑप्शन में देखो 1.58 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1.58 ओम। अगला क्वेश्चन है, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा है जो प्रतिरोधी तापमान सेंसर यानी तापमान सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी तापमान सेंसर के रूप में। अब ऑप्शन देखो, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। दूसरा है रियोस्टेट यानी वेरिएबल प्रतिरोध। अगला है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर यानी VDR। अगला है NTC थर्मिस्टर यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। और अगला है PTC रजिस्टर। तो प्रतिरोध है जो तापमान सेंसर के रूप में यानी तापमान सेंसर के रूप में प्रयोग करना किया जाता है। इनमें से NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक वाला प्रतिरोध भी हम कह सकते हैं इसे। तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, NTC थर्मिस्टर। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोधक है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, संख्या में है ये 3, यानी 3 ओम के 3 प्रतिरोधक है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? किस प्रकार से? मान लो 3 प्रतिरोधक है, प्रत्येक का मान 3 ओम है, यानी इसका मान है 3 ओम, इसका मान भी है 3 ओम और इसका मान भी है 3 ओम। तो कुल प्रतिरोध RT क्या होगा? यानी समतुल्य प्रतिरोध। मान लो यह है R1, यह है R2, यह है R3। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान क्या है? 3, R2 का मान क्या है? 3 और R3 का मान क्या है? 3। तो कितना हो गया? 9 ओम। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 9 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 9 ओम। और इसको दूसरे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यदि श्रेणी क्रम में समान मान के प्रतिरोध लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध RT बराबर होता है R इंटू N। यहाँ R क्या है? एक प्रतिरोध का मान यानी 3, संख्या क्या है? 3 ही संख्या है प्रतिरोधकों की। तो कितना हो गया? 9 ओम। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 ओम। किस में है? ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो गया ए, 9 ओम। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? देखो ऑप्शन देखो, डेसिबल, डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। हेनरी, हेनरी होती है इंडक्टेंस की इकाई हेनरी। कूलम, आवेश की इकाई होती है कूलम। लक्स, लक्स होती है प्रदीप्ति की इकाई। टेस्ला, ये होती है फ्लक्स घनत्व की इकाई, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स। और कई बार इसको ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर भी दे सकते हैं, यानी लक्स कहो या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर कहो, एक ही है। तो लक्स या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर प्रदीप्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वाइल का प्रतिरोध 15 ओम और क्वाइल का इंपीडेंस 25 ओम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? यानी कोई क्वाइल है जिसका प्रतिरोध तो है 15 ओम और इसका इंपीडेंस यानी Z है 25 ओम, तो इसका XL इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL क्या होगा? किस प्रकार से पूछा है कि कोई क्वाइल है, कोई क्वाइल है जिसका डीसी प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का आशय क्या है? इसको यदि डीसी में से ऑपरेट करे तो उस अवस्था में इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो वो हो गया इसका प्रतिरोध, यानी इसका R बराबर है 15 ओम और इसका Z बराबर है 25 ओम। तो इसका XL बराबर क्या होगा? अब देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर का स्वयं का प्रतिरोध भी होगा और परिवर्तनों का विरोध भी होगा, यानी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा और प्रतिरोध भी होगा। तो इसे हम श्रेणी यानी
आर एल परिपथ भी कह सकते हैं, यानी ये एक आर एल परिपथ की भांति हो गया। जैसे कि इसका प्रतिरोध हम अलग रखें तो इस प्रकार से होगा फिर ये, यानी ये तो हो गया इसका प्रतिरोध, वो तो हो गया आर, तो आर कितना कह रहा है कि 15 ओम है, और एक्स एल क्या होगा, जेड ये है। तो सूत्र क्या है अपना, जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल ज्ञात करना है तो एक्सएल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जेड क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225, लेस कर दो, तो एक्सएल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400। एक्सएल का स्क्वायर 400 है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा रूट 400, या एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इसका एक्सएल का मान कितना हो जाएगा 20 ओम, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 20 ओम। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा 20 ओम, किसमें सी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया सी 20 ओम। अगला क्वेश्चन है, आग के इनमें से कौन से वर्ग में विद्युतीय उपकरणों के कारण होने वाली आग शामिल है, यानी विद्युतीय आग के बारे में पूछा है। देखो आग कौन कौन से प्रकार की होती है, यदि कागज, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक आदि में जो लगने वाली आग होती है उसे ए प्रकार की आग कहते हैं, यानी वर्ग ए प्रकार की आग कहते हैं। वर्ग बी प्रकार की आग तेलीय पदार्थ है, गिरिस है या गैस है, इनमें लगने वाली आग को बी प्रकार की आग कहते हैं। सी प्रकार की आग होती है जो विद्युतीय उपकरणों के अंदर लगती है, वो सी प्रकार की होती है। डी प्रकार की आग मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, लिथियम, टाइटेनियम आदि में लगने वाली आग वर्ग डी प्रकार की आग होती है। और जो वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल तेल है या फैट है, यानी जो रसोई में हम काम में लेते हैं तेल, वो इनमें लगने वाली आग वर्ग के प्रकार की आग कहलाती है। तो इसमें विद्युतीय आग के बारे में पूछा है तो विद्युतीय आग होगी सी प्रकार, यानी वर्ग सी प्रकार की आग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्ग सी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोडों का अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या के हम कह सकते हैं, इसका मान क्या होता है किसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक से अधिक होता है। स्टेप डाउन का के बारे में पूछे तो इकाई से कम होता है या एक से कम होता है। और विभेदीय या आइसोलेट या पृथक्कारी के बारे में पूछे तो उसमें होता है इकाई। तो इसमें स्टेप अप यानी जो कम वोल्ट को अप करता है यानी बढ़ाता है, तो स्टेप अप के बारे में पूछा है तो इसमें फेरानुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान एक से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलम चार्ज 4 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। देखो किस प्रकार से हल करेंगे इसको, प्रश्न में क्या दे रखा है, अगर किसी कंडक्टर यानी किसी चालक में 40 कूलम चार्ज क्यों बराबर 40 कूलम 40 कूलम चार्ज 4 सेकंड में प्रवाहित होता है, समय है t बराबर है 4 सेकंड, तो धारा का मान क्या होगा, I बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखो अपना सूत्र क्या है, क्यों बराबर होता है I इंटू टी, ज्ञात करना है I, तो I बराबर क्या हो जाएगा क्यों अपॉन टी। आवेश का मान क्या है 40, समय क्या है टी कितना है 4 सेकंड, कितना हो गया 10, किस में आएगा एम्पियर में, धारा है तो एम्पियर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो धारा का मान क्या होगा 10 एम्पियर, यानी किस में है बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलम है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा के बारे में पूछा है कि इसकी जो स्थानांतरित ऊर्जा है इसका मान क्या होगा।
एक बैटरी का वोल्टेज V बराबर 120 वोल्ट है। V बराबर है 120 वोल्ट है और चार्ज 2 कूलम है। आवेश क्या है? Q बराबर है 2 कूलम। तो स्थानांतरित ऊर्जा बराबर क्या होगी? ऊर्जा का मान क्या होगा? अब देखो, ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी, यानी वोल्ट इंटू धारा इंटू समय बराबर होता है ऊर्जा। अब इसमें V दे रखा है, जबकि I इंटू टी की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखो, क्यों बराबर होता है I इंटू टी, यानी आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। तो I इंटू टी के स्थान पर हम Q रख सकते हैं। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V का मान क्या है? 120। आवेश का मान क्या है? 2। तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 2, 2 तो 240 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240 जूल। अब इसमें क्या है? किसमें? ई ऑप्शन में देखो, 240 जे का क्या हो गया? जूल। तो 240 जूल। तो इसका राइट आंसर हो गया ई, 240 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक करंट प्रवाहित करने वाले चालक का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर है। अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? देखो क्या दे रखा है इसमें। क्या दे रखा है? एक करंट प्रवाहित करने वाले चालक का क्षेत्रफल यानी कटा क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या दे रखा है? 10 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई 1 मीटर है, L बराबर है 1 मीटर। अगर इसका प्रतिरोध R बराबर 1 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो कहते हैं का मान क्या होगा? ज्ञात करना है। तो देखो, प्रतिरोध नियम के अनुसार किस प्रकार से हल करेंगे कि चालक का प्रतिरोध R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? रो ज्ञात करना है। रो ज्ञात करना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू एरिया बट्टा L। R का मान क्या है? 1 ओम। कट्टा क्षेत्रफल क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है? 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 10। अब विशिष्ट प्रतिरोध किस में आएगा? ओम मीटर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 ओम मीटर। तो किस में है? देखो सी ऑप्शन में देखो, 10 ओम मीटर। तो राइट आंसर हो गया सी, 10 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है यानी प्रतिरोध का विलोम क्या है या विपरीत क्या होता है? प्रतिरोध का विलोम चालकता होता है। तो क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? चालकता यानी कंडक्टेंस। तो राइट आंसर हो गया बी, कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी अक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन परमाणु की अंतिम कक्षा में यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या होती है? तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? सिलिकॉन का होता है 14। तो देखो किस प्रकार से विभाजित होंगे, यानी सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14। तो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2n स्क्वायर, यानी प्रथम कक्षा में हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर है 2। दूसरी कक्षा में कितना हो गया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में कितना रहेगा? अब देखो 14 है, 8 तो 10 आ गए, तो शेष कितने रहे? 4। तो जो अंतिम कक्षा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? इसमें 4 रहेगी। तो सिलिकॉन की अंतिम यानी जो बाहरी कक्षा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, 4। अगला क्वेश्चन है, एसी के आरएमएस मान से औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी किसी प्रत्यावर्ती राशि के
आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को हम रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर या आकृति गुणांक कहते हैं। एनएसी के आरएमएस मान इसे हम ई आरएमएस बटा ई एवरेज, आरएमएस और औसती दे रखा है, यदि धारा में ले तो आई आरएमएस बटा आई एवरेज, इनका अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। या इसे हम यानी आई आरएमएस बटा आई एवरेज का अनुपात फॉर्म फैक्टर या ई आरएमएस बटा ई एवरेज का ऊंचाई का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर का अन्य नाम रूप गुणांक भी है या आकृति गुणांक भी है। तो इनके अलग अलग नाम है। तो रूप गुणांक का हो चाहे आकृति गुणांक का हो चाहे फॉर्म फैक्टर को, यदि इसका मान पूछ ले तो रूप गुणांक या जो ये फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, ये नियत होता है 1.11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा वाट है जो वाट मीटर जो केवल एसी पर ही प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखो, इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर, प्रेरण प्रकार का वाट मीटर वो इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन का सिद्धांत केवल एसी में ही होता है, तो ये राइट होगा। अगला डायनामोमीटर प्रकार, सस्पेंडेड क्वाइल टर्न वाट मीटर, यानी डायनामोमीटर प्रकार का जो वाट मीटर है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का वाट मीटर, ये भी दोनों पर काम करता है। डायनामो प्रकार का, ये भी दोनों पर काम करेगा। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेमी है। अगर पदार्थ का धारा घनत्व 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी है तो यह कितनी धारा का प्रवाहित कर सकता है? यानी एक कार्बन ब्रश है, इसकी जो संपर्क का क्षेत्र है, यानी कार्बन ब्रश जो संपर्क कर रहा है सेगमेंट को, वो कर रहा है 5 वर्ग सेमी। यानी जो संपर्क क्षेत्र है मान लो कार्बन ब्रश का, तो ये क्षेत्र है कार्बन ब्रश का, ये कह रहा है कि 5 सेमी स्क्वायर है, 5 वर्ग सेमी है, और 1 वर्ग सेमी में 9 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सकता है। तो 5 वर्ग सेमी में कितनी धारा का प्रवाह कर सकता है? कितना हो गया? 45 एम्पीयर। तो 9 × 5 यानी 45 एम्पीयर धारा का वहन कर सकता है या प्रवाहित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 45 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा ले रहा है, यह कितनी विद्युत खर्च करेगा? यानी कितनी वाटता की खपत करेगा? देखो क्या दे रखा है कि एक हीटर है जो V का मान दे रखा है, V बराबर है 250 वोल्ट, और ये 4 एम्पीयर धारा ले रहा है, I बराबर है 4 एम्पीयर। तो इसकी शक्ति बराबर क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है V × I। V का मान क्या है? 250, I का मान क्या है? 4, कितना हो गया? 1000 वाट। अब ऑप्शन में किलोवाट में दे रखा है, तो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट। तो राइट आंसर हो गया 1 किलोवाट, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए बैटरी को समांतर में जोड़ा जाता है? यानी बैटरी को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो बैटरी को समांतर क्रम में धारा या एम्पीयर और क्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। तो देखो, धारा की क्षमता बढ़ाना सही है, वोल्टेज आउटपुट को बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें समांतर क्रम के बारे में पूछा है। वोल्टेज आउटपुट को कम करना, धारा की क्षमता को कम करना, धारा और वोल्टेज दोनों को बढ़ाना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा की क्षमता बढ़ाना,
यानी धारा बढ़ाने के लिए बैटरी या सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, धारा की क्षमता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी क्या मापने के लिए किया जाता है। यानी लेड एसिड बैटरी है, इसका विशिष्ट गुरुत्व को हम जो मापते हैं, क्यों मापते हैं? ऑप्शन देखो, डिस्चार्ज होने की दर, परिचालन तापमान, चार्ज होने की स्थिति, आंतरिक प्रतिरोध, उपयोगी जीवन काल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी उसका जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसका विशिष्ट गुरुत्व है, हम बैटरी की चार्ज स्थिति की जांच करने के लिए मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैटरी के चार्ज होने की स्थिति। तो सी ऑप्शन इसका सी होगा, चार्ज होने की स्थिति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं ये। तो राइट आंसर हो गया सी। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।